ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी को 50 ईयर्स 15 सालों के लिए इंडीज यानी इंडिया के साथ और बाकी के जो ईस्टर्न आइलैंड हैं उनके साथ ट्रेड करने के लिए 50 वर्षों का परमिशन मिली थी, 50 वर्षों का मोनोपोली मिला था, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं चार्टर। तो 50 साल के लिए चार्टर दिया गया था इस कंपनी को फ्रांस की सरकार या फ्रांस के राजा की ओर से। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली 15 ईयर का दिया गया था, क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने सालों का चार्टर मिला था? 15 सालों का। कल ही हमने पढ़ा है 1601 1601 में जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ टेलर, उन्होंने 15 ईयर का कह दिया था चार्टर इशू किया था। हालांकि कंपनी 1599 में ही बन गई थी। वहीं बीओसी की बात की जाए ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्हें 22 ईयर की परमिशन मिली थी, 22 साल की। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखना। अब देखिए ये लोग जब इंडिया के लिए निकले और इंडिया के लिए जब आए ये 1664 में, तो ये सबसे पहले इंडिया ना आते हुए कहां तक पहुंचे थे? ये सबसे पहले पहुंचे थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम साउथ पॉइंट की बात करें, देखिए वही ट्रेडिशनल रूट से आ रहे हैं। सबसे अलग रूट से कौन आया था? तो अलग रूट से आपके आए थे डच। डच लोगों ने क्या किया था? साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के और साउथ में जाते हुए फिर वो ईस्ट की ओर बढ़े और फिर ऑस्ट्रेलिया से टर्न लेते हुए वो डायरेक्ट इंडोनेशिया पहुंचे। तो डायरेक्ट इंडिया नहीं आए हैं, डायरेक्ट इंडोनेशिया गए हैं। अलग रूट उन्होंने सर्च किया था इंडिया तक पहुंचने का। किसने? आपके डच लोगों ने, है ना, कार्नेलिस डी हूटमैन, जो अलग रास्ते से इंडोनेशिया पहुंचा था। और फिर ये लोग भी आ गए थे 1605 में, उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली थी। तो ये इनकी बात की जाए ना, तो ये उसी रूट से आए जिस रूट से अंग्रेज आ रहे थे। तो ये साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में पहुंचे हैं। अफ्रीका में इन्होंने मेडागास्कर तक ये पहुंचे 1664 में। 1664 में कहाँ पहुंचे? मेडागास्कर। और मेडागास्कर में उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। मेडागास्कर पता है ना अफ्रीका, अब क्या करिएगा, वर्ल्ड मैप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। और अफ्रीका वाला जो अफ्रीका का एकदम साउथ पॉइंट होता है, साउथ में जब हम जाते हैं तो जब टर्न करते हैं हम किधर से, साउथ से नॉर्थ की ओर टर्न करते हुए जब मुड़ते हैं इंडिया के लिए, तो वहां पे एक आइलैंड आता है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर। तो मेडागास्कर को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट दे विल नॉट गेट सक्सेस ऑन मेडागास्कर, पर उन्हें वहां पर सफलता नहीं मिल पाई थी, ठीक है। वहां पर सफलता नहीं मिल पाई और थोड़ा आगे जब ये बढ़े तो वहां पर एक आइलैंड आता है जिसको हम बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड, जो मॉरिशस के काफी निकट है, ठीक है। मॉरिशस भी उस इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में आने वाला एक आइलैंड है मॉरिशस। तो मॉरिशस के काफी नियरली एक आइलैंड आता है जिसको हम बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा आइलैंड इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था। रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड को इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है कि रीयूनियन आइलैंड पर इनका क्या हो गया है? कब्जा कर लिया है। रीयूनियन आइलैंड पर ये कब्जा कर लेते हैं। और इस आइलैंड की अगर बात की जाए तो आज भी रीयूनियन जो आइलैंड है, आज भी इस आइलैंड पर किसका नियंत्रण है? फ्रेंच का। आज भी इस आइलैंड को कंट्रोल कर रहे हैं कौन? फ्रांसीसी ही, ठीक है। आज भी यहाँ पर फ्रांसीसियों का ही कब्जा है, फ्रांसीसियों का ही अधिकार है। तो रीयूनियन पर ये कंट्रोल कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे जब ये इंडिया की ओर बढ़ते हैं और इंडिया पर पहुंचते हैं 1668 में, और 1668 में आने के बाद सूरत में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेते हैं, पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करें ना, उसके बाद जो कहानी है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी की बात की जाए तो 1794 में 1794 में ये जो कंपनी है इसे डिसबैंडेड कर दिया जाता है, इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस कंपनी का जो अंत हुआ है, इस कंपनी की जो एंडिंग हुई है वो हुई है 1794 में, ठीक है। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए जो अमेरिका ब्रिटेन की है, उसको कब खत्म किया गया? तो 1874, 1 जून 1874, 1 जून 1874 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिसबैंड कर दिया गया था। इट मींस कि उसका विघटन कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। तो कंपनी द इंड ओरिएंटल, इट वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी that came in India in 1668, जो इंडिया आई थी 1668 में, बट फाउंडेड इन 1664, बस लेकिन गठन कब हुआ था? 1664 में। कहां पर? पेरिस में। इसमें द मैक्सिमम इफेक्ट, जो मैक्सिमम इफेक्ट किया था वो किसने किया था? कोलवर्ट ने। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच किंग, जिसका नाम था लुईस 14। तो लुई 14 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलवर्ट, उनके प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए इंडिया, देखिए ये जो कंपनी थी ना, ये तो अभी मैंने जो बताया आप लोगों को कि ये जो कंपनी थी
ये तो 1794 में इसे क्या किया गया, डिसबैंड कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फ्रांसीसियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो इंडिया के कुछ रीजन पर फिर भी चल रहा था, है ना। वो शासन कर रहे थे कुछ जगहों पर, कंपनी खत्म हो गई थी, बट द रूल वॉज कंटिन्यू ऑन इंडिया बाय फ्रेंच। तो फ्रांसीसियों का जो नियंत्रण था, जो शासन था, वो चल रहा था पूरे इंडिया पर नहीं, कुछ पर्टिकुलर रीजन पर, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों पर जो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था एज अ टेरिटरी ऑफ फ्रेंच। उन्होंने अपनी मर्जी से उन्हें सौंप दिया था, ठीक है भैया आप आए थे, आपने बसाई थी, तो आप ही यहाँ पर क्या करिए, रूल करिए। ये सहूलियत दे दी थी किसने, ब्रिटिशर्स ने। और वहां पर उन्होंने अपना रूल किया, वहां पर उन्होंने अपना कंटिन्यूअसली शासन किया, और ये कंटिन्यूअसली उनका शासन हुआ है 1954 तक। इंडिया के ही कुछ जगहों पर कंटिन्यूअसली फ्रांसीसियों का नियंत्रण रहा है, कब तक, 1954 तक। और ये जो टाउनशिप थी, ये जो बस्तियां थी जहां पर इनका शासन था, इनकी अगर बात की जाए तो इनमें नाम आ जाता है चंद्रनगर का। सॉरी, चंद्रनगर हालांकि इनकी बस्ती थी, लेकिन चंद्रनगर को इन्होंने छोड़ दिया था 1951 में इन्होंने किसे आजाद कर दिया था, चंद्रनगर को। चंद्रनगर इनकी एक बस्ती थी, जो, या हम बोल सकते हैं इनकी एक टाउनशिप थी, जो कहां पर है, ये WB, इट मींस पश्चिम बंगाल में इनकी एक प्रसिद्ध बस्ती थी जिसका नाम था चंद्रनगर। आप लोगों को जब मैंने बैटल ऑफ पलासी पढ़ाया था, जब पलासी का युद्ध हम पढ़ रहे थे, तो पलासी के युद्ध का एक कारण आप लोगों ने देखा होगा। इनिशियल जो कारण था, जो कंटेम्प्रेरी रीजन था, जो तत्कालिक कारण था, वो क्या था, वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर हमला कर दिया था। एंड चंद्रनगर वॉज दी फ्रेंच टाउनशिप, फ्रांसीसियों की बस्ती थी। एंड इसी चीज से गुस्से में आ गए थे कौन, आपके सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों के बीच में अच्छे खासे रिलेशनशिप थे, अच्छे खासे संबंध थे, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। और जब चंद्रनगर पर हमला किया अंग्रेजों ने, देन फिर उसे अपनी टेरिटरी में, अपनी संप्रभुता पर, अपनी सोवर्निटी पर एक थ्रेट माना है, एक खतरा माना है, किसने, सिराजुद्दौला ने। और इसी के कारण से उन्होंने अटैक कर दिया था अंग्रेजों पर, या एक युद्ध डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये चंद्रनगर को इन्होंने आजाद किया है 1951 में। और बाकी अगर बात की जाए तो उसमें आता है पौंडीचेरी। क्लियर। और पौंडीचेरी जो है ना, पौंडीचेरी एक नहीं था, पौंडीचेरी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और पौंडीचेरी में 3 या 4 बस्तियां इन्होंने पौंडीचेरी के अंतर्गत ली थी। मेन पौंडीचेरी तमिलनाडु में आता है, और पौंडीचेरी के अलावा पौंडीचेरी के ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं यनम, माहे और कराईकल। यनम, माहे और कराईकल पर भी इनका शासन चला। ये भी सब पौंडीचेरी ही है, यनम पौंडीचेरी, माहे पौंडीचेरी और कराईकल पौंडीचेरी, ठीक है। यनम आता है आपका आंध्र प्रदेश में, माहे आता है केरला में, और कराईकल आता है तमिलनाडु में, ठीक है, इस तरह से। और मेन हेडक्वार्टर जो है वो पांडिचेरी ही है, पांडिचेरी भी आता है तमिलनाडु में ही, क्लियर। यानी एक अलग यूनियन टेरिटरी है वो, पर वो पांडिचेरी के निकट ही है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से पूरा जो पांडिचेरी है, ये पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ही फ्रांसीसियों ने किया था, फ्रांसिस मार्टिन नाम के व्यक्ति ने। और अंग्रेजों ने इसे जीत भी लिया था, बट अंग्रेजों ने वापस से ये किसे सौंप दिया था, फ्रांसीसियों को, ठीक है। और यहाँ पर कब तक रहे, तो 1951 तक रहे चंद्रनगर पर, और 1954 में इन पर्टिकुलर रीजन तक ये लोग रहे। और जब इन्हें इंडिया ने जब ये इंडिया में शामिल हुए, तो किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जैसे हम बात करें अगर आपके पोर्तुगीज की, तो पोर्तुगीज के साथ क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक युद्ध हुआ था 1961 में। और उसका क्या किया था, एक्सेशन किया गया था, ठीक है, एक्सेशन हुआ था गोवा का। और उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वॉर हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना कुछ भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। एक ट्रीटी साइन की गई, एक संधि की गई, और इस तरह से एक संधि के माध्यम से इन पूरे क्षेत्रों को इंडिया में शामिल कर लिया गया, और फ्रांसीसी यहाँ से चले गए शांतिपूर्ण तरीके से। तो बिना कोई विवाद के यहाँ पे ये सारी टेरिटरी इंडिया में शामिल हो गई थी, ठीक है। तो कंपनी के बारे में बताया है मैंने आप लोगों को। कंपनी बनी थी 64 में, इंडिया आई थी 68 में, इनका डिस्प्यूट हुआ अंग्रेजों के साथ, फिर 94 में ये कंपनी खत्म हो गई, और फिर भी इनका रूल चलता रहा, शासन चलता रहा, और ये शासन भी खत्म हुआ है 19
1951 और 1954 में, चंद्रनगर में 51 और बाकी जो पौंडीचेरी था 54 से ये लोग चले गए फाइनली, ठीक है। अब ये लोग इंडिया आए क्यों थे, अगर हम बात करें इनके आने के पीछे का जो कॉज है, जो रीजन है, अगर उसकी बात की जाए तो सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों के लिए काफी सरल सा क्वेश्चन होगा। इफ आई आस्क दैट एनी यूरोपियन दैट व्हाई एनी यूरोपियन कंपनी केम्स टू इंडिया, देन यू कैन रिप्लाई वेरी इजीली दैट द मेन कॉज ऑफ अराइवल इज द ट्रेड। तो मुख्य कारण ही क्या था, ट्रेड करना या व्यापार करना, किसके साथ, इंडिया के साथ। इंडिया की जो अकूत संपत्ति थी, इंडिया के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, इंडिया की जो भी हम बात करें इंडिया के बारे में, तो उन सारी चीजों का ट्रेड या व्यापार करने के पर्पज से लोग इंडिया आए थे, ठीक है। तो शुद्ध रूप से ना कारण एक ही था, कारण एक ही था, और वो कारण क्या था, ट्रेड करना या व्यापार करना, और इसी पर्पज से लोग इंडिया आए थे। तो ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट तो आप लोगों के लिए क्लियर है ही पहले से ही। ऑब्जेक्ट जो है वो शुद्ध रूप से क्या है, ट्रेड है, व्यापार। लेकिन ट्रेड करते करते इनके ऑब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, व्यापार करते करते इनके ही उद्देश्य क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, चेंज हो गए। ऐसा होता है कई बार कि हम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आते हैं और धीरे धीरे हमारे टारगेट बदल जाते हैं। जैसे हम अगर मान लो कि हम टारगेट बनाते हैं कि हमें एसएससी की जॉब की तैयारी करना है, एसएससी की एग्जाम की तैयारी करना है, लेकिन जब हम तैयारी करने जाते हैं तो हम साथ साथ फिर हम उसमें दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करने लग जाते हैं, तो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो कहीं छूट जाता है और हम दूसरे टारगेट को पकड़ लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए ही कहा जाता है कि लाइफ में मेडिटेशन जरूरी है, लाइफ में अच्छे लोगों से मिलना जरूरी है, पॉजिटिव लोगों से मिलना जरूरी है। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप जितना मेडिटेशन करेंगे दिन में, उतना आपका जो टारगेट के प्रति, आपका जो लक्ष्य के प्रति जो आपका कार्य है, जो आप कर रहे हैं, उसमें आपका ज्यादा ध्यान रह पाएगा, ठीक है। और जितने पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, जितने पॉजिटिव लोगों के साथ मिलेंगे, तो भी आप क्या होते रहेंगे, हमेशा अपने टारगेट के प्रति आप उतने ही लगन से काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, ये फ्रांसीसी लोग आए थे किस काम के लिए, ट्रेड करने के लिए। इनका बेसिक टारगेट क्या था, ट्रेड करने का। और यहाँ पे हम इनके इस पूरे के पूरे इतिहास को हम 2 स्टेप में, 2 फेज में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इनके आने की फर्स्ट फेज को समझते हैं, पहली फेज, फर्स्ट फेज जो रही, जैसे लोग आए हैं 1668 में, है ना, कंपनी भले ही 64 में बनी, लेकिन इंडिया तक पहुंचे 1668 में। 1668 से लगभग 1740, ये इनका इंडिया का फर्स्ट फेज है ना। फ्रांसीसियों का इंडिया में पहला फेज हम बोल सकते हैं, पहला चरण बोल सकते हैं, 1668 से 1740 तक के बीच में, ठीक है। इस दौरान इन्होंने क्या किया, इस दौरान इन्होंने कंप्लीटली फोकस किया है किस पर, ट्रेड पर, यानी कंप्लीटली फोकस ऑन ट्रेड। और अब यहां पे हम बात करते हैं सेकेंड फेज की। ये जो सेकेंड फेज है, ये लगभग 1740 से स्टार्ट होता है और फिर ये चलता है आपका 1763 तक, 1763 तक, ठीक है। ये आप मान लें कि ये सेकेंड फेज है। तो ये जो सेकेंड फेज है ना, इस सेकेंड फेज में इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। इस दूसरे चरण वाले समय में इनका मेन टारगेट तो पीछे छूट गया, हालांकि वो तो चल ही रहा है, वो तो इन्होंने लेकिन साइड कर दिया, वो चल रहा है, यानी कि क्या, ट्रेड तो कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रेड के साथ साथ अब इन्होंने जो दूसरा टारगेट अपना बना लिया है, वो बना लिया है इंपीरियलिस्टिक, यानी कि साम्राज्यवाद। अब ये चाहते हैं कि जिस तरह ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्य बना रहे हैं, उसी तरह हम भी यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाएं। तो अब इनका टारगेट है ट्रेड प्लस इंपीरियल, यानी कि साम्राज्य भी बनाना। तो यहाँ पे टारगेट अब चेंज हो गया है और इनका एक और लक्ष्य आ गया है, वो है इंपीरियल फॉर्म करना। ठीक है, ट्रेड और इंपीरियलिस्ट, ये 2 काम है। और ये देखिए जो सेकेंड फेज में ये जो एक नया टारगेट इनको मिला है, ये जो नया लक्ष्य के साथ अब ये काम करेंगे, इसके पीछे जो मेन पर्सन था जिसने ये शुरू किया था, वो था डुप्ले। और पहले भी बोला है मैंने, डुप्ले नामक जब गवर्नर यहाँ पे आया फ्रांसीसियों का बनकर, तब से ये लोग साम्राज्यवादी कार्य में जुट गए।
और पॉलिटिकल मामलों में इन्होंने अफेयर करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंडिया के। देशी शासकों के राजनीतिक मामलों में ये लोग ज्यादा झुकाव दिखाने लगे हैं और अपनी पावर को इंडिया में, अपने टेरिटरी को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करने लगे हैं। और यही काम ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, यही काम ये भी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए अभी तक ना ब्रिटिशर्स के साथ जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो इनके डिस्प्यूट थे या जो कॉम्पिटिशन थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस मुद्दे को लेकर थी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को लेकर थी। यदि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों के बीच में कंपटीशन है, बट वो कंपटीशन कौन सी कंपटीशन है? ट्रेड कंपटीशन। बट नाउ आफ्टर 1740 व्हेन रूपले बिकेम द गवर्नर एंड केम टू इंडिया एज अ गवर्नर ऑफ फ्रेंच, देन फिर इन्होंने क्या किया है, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है फ्रांसीसियों के साथ, वो ट्रेड के साथ साथ किसके ऊपर भी हो गए हैं? इंपीरियल के ऊपर भी हो गए। ठीक है, यानी साम्राज्य बनाने या साम्राज्य बढ़ाने के ऊपर भी अब इनके विवाद होंगे, किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ। सो आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पे हमने इनके जो पूरे इतिहास है उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। पहला फेज हमने बोला है 68 से 1740 तक का, और ड्यूरिंग दैट फेज they are completely focused on trade, and the second phase when Dupleix became the governor and came to India as a governor of French, from 1740 to 1763 they were totally engaged with Britishers for a war, for conflicts, और उसका कारण है ट्रेड भी बढ़ाना और साथ साथ इंपीरियलिस्ट यानी कि अपने साम्राज्य को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी के कारण इसी के बिहाफ में फिर क्या हुए हैं? इनके वॉर्स हुए हैं, इनके युद्ध हुए हैं, किसके साथ? आपके ब्रिटिशर्स के साथ। और कितने युद्ध हुए हैं तो मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि जो फ्रेंच ब्रिटिश कॉम्पिटिशन हुई है, फ्रेंच ब्रिटिश जो प्रतिस्पर्धा हुई है, उसी प्रतिस्पर्धा का जो निचोड़ है वो हुए हैं वॉर्स। और वो वॉर हुए हैं कितने? 3। कौन से? जिन्हें बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। कौन से वॉर्स? कार्नेटिक युद्ध। और कार्नेटिक युद्ध हुए हैं 3, और आप सभी को पता है कि 3 जो हुए हैं वो कब कब हुए हैं और क्यों क्यों हुए हैं। तो देखिए क्यों हुए हैं उनकी अगर बात की जाए ना, तो एक कारण जो है, हालांकि हर एक युद्ध का कोई पर्टिकुलर कारण होगा, लेकिन एक पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है, एक पूरा का पूरा बेस, एक आधार बनता है, उसकी पृष्ठभूमि बनती है, और ये चीज समझ में आती है कि मोटे तौर पर इनके बीच में युद्ध क्यों हुए थे। ठीक है, उन कारणों के ऊपर गौर करेंगे, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से 48 के बीच में, सेकंड हुआ था अगर बात की जाए सेकंड वॉर की तो वो हुआ था 49 से लेकर 54 के बीच में, थर्ड जो हुआ था वो हुआ था 1458 से लेकर 1463 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से 3 युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें ना इनकी, तो 1746 से लेकर 1763 ये जो पूरा का पूरा टाइम आता है, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा टाइम है, इस टाइम को हम बोल सकते हैं फ्रेंच ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट, यानी ब्रिटेन फ्रांस संघर्ष। ये जो टाइम है इसे हम बोलेंगे ब्रिटेन फ्रांस संघर्ष। That time period is known as ब्रिटेन फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये टाइम कहलाता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष का टाइम, युद्ध का टाइम। तो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे एक टाइम पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फ्रांसीसियों की हिस्ट्री से रिलेटेड, इनके अराइवल से रिलेटेड और इनके कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो हमें डिस्कस करना है। तो हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे, एक पूरे के पूरे टाइम साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं एक टाइम साइकिल की, एक टाइमलाइन की, जिसमें सारे के सारे इवेंट हम एक साथ समझ लेंगे, है ना। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। यहाँ से चीजें आप लोगों को एग्जाम में बार बार फंस जाती है, बार बार पूछ लेते हैं, है ना। तो इसमें टाइम भी साथ में चलेगा और इवेंट भी याद होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला एक नंबर पे 1664। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इतनी चीज समझ गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ है? 1664। सेकेंड इवेंट की बात की जाए तो 1668 में आ जाते हैं अब, और ये भी आप लोग समझ गए होंगे। 1668 में इन्होंने क्या किया कि इंडिया ये पहुंचे, और इंडिया में आने के बाद सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट फैक्ट्री
इस्टेब्लिश इन सूरत। ठीक है, तो ये हो गई बात, आपकी पहली फैक्ट्री इन्होंने खोल ली थी, पहली कोठी अपनी खोल ली थी। और यहाँ पे फैक्ट्री यानी मॉडर्न फैक्ट्री के ऊपर नहीं जाना है जहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा, ऐसा कोई काम नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्टोर किए जाते हैं गुड्स, जो प्रोडक्ट्स यूरोप इन्हें भेजना होता है उन सभी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे हम इनकी दूसरी फैक्ट्री की बात करेंगे। और ये हुआ है 1669, यानी एक ही साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर दे एस्टेब्लिश देयर सेकेंड फैक्ट्री। और सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने वहां खोली है जो है आपकी मसूलीपट्टनम। देखिए वहां पे सभी लोगों ने क्यों अपनी फैक्ट्री खोली थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां से खासतौर से टेक्सटाइल यानी वस्त्रों का क्या होता था, निर्यात होता था। ठीक है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों ने या उसके पहले डचों ने 1605 में अपनी सबसे पहली कोठी ही कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में। फिर अंग्रेजों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पहली कोठी कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। क्लियर, 1611 में। और अब जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने भी सबसे पहले रुख किया है सूरत के बाद कहाँ पर, मसूलीपट्टनम की ओर। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने अपनी सेकेंड फैक्ट्री खोली है, या सेकेंड अपना गोडाउन खोल लिया है, सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम आप लोग जानते हैं कहाँ आता है, ये आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आने वाली एक जगह है मसूलीपट्टनम। और सबसे खास बात ये उस दौरान गोलकुंडा राज्य का एक के अंतर्गत आता था, गोलकुंडा रियासत के अंतर्गत आने वाली एक जगह थी। ठीक है, चलिए थर्ड के बाद फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए, चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना 1673 की घटना आ जाती है, 1664 की घटना आ जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, 1669 हमने पढ़ लिया, 1664 की एक इवेंट है। बीजापुर के सुल्तान यहाँ पे ना इवेंट जो होगा वो होगा 1664 नहीं, पहले हम बात करें यहाँ पे तो वो होगा 1673, पहले 1673, 1673 का इवेंट। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इन लोगों ने अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है। कहाँ पर अपनी बस्तियां बसाई है, इन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है चंद्रनगर में। ठीक है, चंद्रनगर कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर में इन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउनशिप, यानी बस्तियां बसाना शुरू किया है। कहाँ पर, इन चंद्रनगर। पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर में इन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है। और ये एक आपका पॉइंट हो जाता है 1673। देखिए इन्हें ना अगर हम बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी में भी इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी। और पांडिचेरी की अगर बात की जाए तो पांडिचेरी इन्हें मिल गया था किससे, जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान से इन्हें पांडिचेरी मिला था। देखिए बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसे डेक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता था। जब 1518 के लगभग या इससे भी पहले, लगभग आप बात कर सकते हैं 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो बहमनी सल्तनत थी, जो बहमनी साम्राज्य था, वो उसका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था, उसका विघटन या उसका पतन शुरू हो गया था। और इसी बहमनी साम्राज्य का जो नियंत्रण था अलग अलग रियासतों पर, जहां इन्होंने अपने अपने सूबेदार अपॉइंट किए हुए थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ। और उन्होंने अपनी अलग अलग सल्तनत बना ली थी जिन्हें डेक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता था। ये डेक्कन सल्तनत जो थी वो बनी थी इनिशियली 5 थी। कौन कौन सी थी, बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। ठीक है, और इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जो थी वो बीजापुर थी। बीजापुर का काफी कंट्रोल था, जैसे हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर बीजापुर के बारे में डिस्कस किया, यानी वो जो पूरा पुणे और वो कोस्टल कोंकण क्षेत्र था वहां पर किसका नियंत्रण था, बीजापुर का। फिर यहाँ से आप इस साइड भी चले जाएंगे
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पौंडीचेरी पर भी किसका नियंत्रण था, तो वहां पर भी बीजापुर का ही नियंत्रण था। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने क्या लिया था, पौंडीचेरी ले लिया था। दे टुक पौंडीचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने पौंडीचेरी ले लिया था और वहां पर भी अपनी बस्तियां बसाई है। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट ईयर की, तो 5वें नंबर पे चलते हैं। 1723 1723 में आ जाते हैं। 1723 काफी आगे। और 1723 में इन्होंने यनम में अपनी टाउनशिप यानी अपनी बस्तियां बसाई हैं। यनम कहाँ है, यनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पौंडीचेरी का ही एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। फिर 1725 1725 यहां पर इन्होंने माहे जो केरल में आता है, यहां पर अपना नियंत्रण किया है। और फिर अगर बात की जाए 7 नंबर पर, तो 1739 1739 में कराईकल को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये तमिलनाडु में आता है। तो कराईकल, माहे और यनम, इन 3 जगहों को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है और इन्हें भी पौंडीचेरी का ही एक हिस्सा या एक जिले के तौर पर जाना जाता। ठीक है, तो ये यहां तक की बात मैंने बताई 1739 तक की। अब देखिए इसके आगे के इवेंट्स के ऊपर गौर करते हैं। ठीक है, यहां पर आपका था चंद्रनगर। अब नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, जो होगा 1740 1740 से। (1740) में क्या हुआ है, तो 1740 में शुरू हो गया है सक्सेसर वॉर, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध क्या हो गया है, शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध क्या हो गया है, शुरू हो गया है। कहां पर शुरू हो गया, यूरोप में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध लड़ कौन रहा है, ये युद्ध लड़ रहे हैं एक फ्रेंच और दूसरे ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया था। ठीक है, इसका इफेक्ट यहां भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 1742 1742 के टाइम की। 1742 में क्या हुआ है, 1742 में क्या हुआ है कि जो डुप्ले था वो यहाँ पर फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल बनकर इंडिया में आता है। ठीक है, डुप्ले फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर बनाकर किसे भेज दिया गया है, डुप्लेक्स को या डुप्ले को, है ना, डुप्ले बोला जाता है, डुप्ले। तो डुप्ले गवर्नर जनरल बनकर आया है। और आप सभी को पता है कि डुप्ले जो था, डुप्ले के आने के बाद ही इसी की नीतियां जो हैं, इसी के कारण ही ये इंपीरियलिस्टिक बन गए, साम्राज्यवादीता इनकी सोच हो गई और पॉलिटिकल मामलों में इनका इंटरफेयर होने लगा। और इसी के बाद इनका जो संघर्ष था वो ब्रिटिशर्स के साथ बढ़ गया। और फिर उसी का रिजल्ट हुआ कि 3 कॉर्नेटिक वॉर्स हमें देखने को मिलते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्नेटिक या कर्नाटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो तीनों युद्ध थे, इनका जो युद्ध क्षेत्र था, ये जो लड़े गए थे, ये कहाँ लड़े गए थे, कर्नाटक में, है ना। और ये लड़ कौन रहा है, ये लड़ रहे फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नेटिव रूलर्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी इसमें कहीं ना कहीं उनका भी इसमें जो है युद्ध हो रहा है, वो भी लड़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो 1742 में हुआ है, डुप्ले इंडिया में आ गया है और इसके आने के बाद ही सारी स्थिति चेंज हो गई है। और अब हम देखते हैं कि जो इनका युद्ध हुआ है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 में इंडिया में हुआ। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ 1746 में हुआ है।
और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का बेसिकली जो कारण है, मुख्य जो रीजन है वो क्या है, वो ये है कि ये जो सक्सेसर वॉर चल रहा है ना ऑस्ट्रिया का, तो ये यूरोप में हो रहा है। तो इनके साथ में ये प्रॉब्लम थी कि जब भी ये लोग यूरोप में लड़ते थे तो दुनिया में जहां जहां इन कंपनियां होती थी, जहां जहां इनके उपनिवेश होते थे, वहां पर भी लोग आपस में लड़ने लग जाते थे। ठीक है, ऐसा होता होगा या ऐसा होता ही है। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो दुनिया भर में जहां जहां इंडिया और पाकिस्तान के लोग होंगे उनमें भी एक प्रकार से टकराव होने की संभावना होगी। वो भी आपस में क्या करेंगे, उनमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ विवाद हो जाए, उनमें भी आपस में युद्ध हो जाए, झगड़े हो जाए। तो ये आजकल हालांकि कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, बट उस टाइम पर तो ये था कि ये लोग ऐसे इंपीरियलिस्टिक लोग थे, ये उपनिवेश बना रहे थे, तो इनमें आपस में काफी टकराव हो जाता था, आपस में इन लोगों में युद्ध हो जाते थे। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फ्रांस और ब्रिटेन के केस में, और कहां पर, इंडिया में। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टाइम मैंने बताया था ना 1746 से 1763, ये पूरा जो दौर था वो इन दोनों के संघर्षों के बीच का दौर था। तो 1746 में क्या हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ है, ये एक पॉइंट आप लोगों को समझ लेना है। क्लियर। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो है ना 46 से 48 तक चला था। ठीक है, अभी भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। अब ये जो युद्ध हुआ है तो ये 48 तक चला, और 48 के बाद ये युद्ध खत्म हो गया। और जब भी युद्ध समाप्त होता है तो एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है। आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर युद्धों के बाद क्या होती है, ट्रीटी होती है। तो युद्धों का जो रिजल्ट है वो बेसिकली टेबल पर ही सॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में ही सारी चीजें रिजल्ट में आ जाएंगी। युद्ध में हमेशा कहा जाता है कि युद्ध लड़ा तो मैदानों में जाता है, लेकिन उसका एंड होता है टेबल पर। और टेबल पर जब आपस में बैठकर शांति से जब डिस्कशन किया जाता है तब जाकर वो युद्ध की समाप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1748 में हम आते हैं, और 1748 में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसे कहा जाता है एक्स-ला-शापल की संधि। कौन सी संधि होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापल। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापल होती है, और इसी के बाद क्या होता है, एक्स-ला-शापल के बाद ही ये पहला कार्नेटिक वॉर खत्म हो जाता है, पहला कार्नेटिक युद्ध शुरू हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं 12 नंबर के इवेंट पर, 12वें नंबर की घटना पर, और यहाँ पर एक ही साल के बाद फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी शुरू हो जाता है। 1749 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अब ये जो दूसरा कार्नेटिक युद्ध हुआ ना 1749 में, इसके पीछे जो टारगेट था, इसके पीछे जो मुख्य कारण था, एक ही साल बाद जो हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, पहले कार्नेटिक वॉर में इन लोगों ने क्या किया था कि मद्रास को कैप्चर कर लिया। और मद्रास को कैप्चर कर लेने के बाद, क्योंकि मद्रास अंग्रेजों का एक मुख्य गढ़ था, और जब मद्रास को कैप्चर कर लिया तो नवाब अनवरुद्दीन जो अंग्रेजों के समर्थक थे, उन्होंने फ्रांसीसियों पर अटैक कर दिया था। फ्रांसीसियों ने कहा था कि हम मद्रास आपको दे देंगे, ठीक है, इजीली, शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर आपको जो करना करना। लेकिन इन्होंने क्या किया, मद्रास उन्हें नहीं सौंपा, जिससे अनवरुद्दीन ने हमला कर दिया। और इसी के बाद यहाँ पे ये युद्ध जो है कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गया था, और इनिशियली सक्सेस भी मिली थी। बट जब अंग्रेजों की ओर से अंग्रेजों की ओर से जब क्लाइव आ गया युद्ध को संभालने, तब इनका जो है युद्ध में इनकी हार जो है वो हो गई थी। तो 49 से 74 तक ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था। और फिर जब ये युद्ध समाप्त होने आया है, तो फिर अगेन एक ट्रीटी हुई है जो 55 में हुई थी। 1755 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई, और इसी के साथ ये युद्ध क्या हुआ है, खत्म हुआ है 1755 में। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोग समझ लें, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, और फिर यहाँ पे आ गया है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट इवेंट की। उसके लिए हल्का सा मैं यहाँ पे बोर्ड रफ कर देता हूँ।
देखिएगा कहाँ तक पहुँचे हैं, 17,955 तक, और आपके इवेंट हो गए 13 और 14 नंबर का इवेंट यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे अब हम आ जाएंगे 1755 के दौर में, 1755 में एक और इवेंट है 1755 में, और इसे हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर। कौन सा ईयर वॉर शुरू हो गया है, 7 ईयर वॉर, हिंदी में बोलेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुए। ये इंडिया में नहीं हो रहे हैं, ये युद्ध हो रहे हैं कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है, सॉरी यूरोप में हो रहे हैं। किस किस के बीच में हो रहे हैं, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में कौन सा युद्ध शुरू हो गया 1755 में, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, या हम देखते नहीं है कि हमारे एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन ये चूंकि इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए ये इवेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 7 ईयर वॉर जो हुआ है, ऑस्ट्रिया का सक्सेसर वॉर जो हुआ है 1740 में, और उसके कारण फिर इंडिया में इन दोनों के बीच में युद्ध हुए हैं जिसे हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। तो ये हो गया स्टार्ट 7 ईयर वॉर। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही खत्म हुआ है, अब ये खत्म हुआ है और ये घटना हो गई है, तो फिर से इनके बीच में एक युद्ध शुरू हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर। और उसका देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक कारण क्या बन जाता है, 7 ईयर वॉर। मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि जब लोग ये यूरोप में लड़ते थे, तो जब यूरोप में लड़ते हैं तो फिर जहां जहां इनकी कंपनियां होती है वहां वहां भी ये क्या करना शुरू कर देते, लड़ना शुरू कर देते, ठीक है। नाउ द 15th टॉपिक इज दैट द 1756 इज द इवेंट ऑकर्ड इन 1766। अब 1756 में क्या घटना घटती है, 1756 में क्या इवेंट होता है, इसकी बात की जाए तो सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि द थर्ड कार्नेटिक वॉर वाज हैपेंड। तो यहाँ पे तीसरा कार्नेटिक वॉर क्या हुआ है, लड़ा गया, थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा कार्नेटिक युद्ध। ये थोड़ा लंबा चलेगा, 1760 से 1763 के बीच में चलेगा, 1760 से 1756 से 1763 तक। और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। देखिए युद्ध अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये लंबा लंबा युद्ध चल रहा है, तो इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली हर दिन लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1756 से 1763 डेली के डेली ये लोग लड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि छोटी मोटी झड़प होती है ना, कंटिन्यूअसली, लेकिन दोनों के बीच में राइवलरी है, ये कहलाता है, ये है ना, कंटिन्यूअसली राइवलरी चल रही है, छोटी मोटी झड़पें हो रही है एक दूसरे के बीच में, तो ये हमने बोल दिया कंटिन्यूअसली युद्ध हुआ। हालांकि ये छोटे छोटे युद्धों की एक सीरीज होती है, कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली इतना कोई नहीं लड़ सकता। आप लोग देखते होंगे जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, जैसे कि हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, मुश्किल से 4 घंटे या 3 या 4 घंटे वो युद्ध लड़ा गया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और पानीपत का युद्ध अगर बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मॉर्निंग में हुआ था स्टार्ट लगभग 8 या 9 बजे, और फिर दोपहर में 1 या 2 बजे तक वो खत्म भी हो गया था। तो इस तरह से ना युद्ध कंटिन्यूअसली नहीं होते हैं, कुछ आवर्स के लिए होते हैं। कंटिन्यूअसली जब हम देखते हैं तो वो एक सीरीज ऑफ वॉर्स होती है, छोटे छोटे युद्धों की सीरीज चलती रहती है, आपस में छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसी बीच में कभी कभी बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं, तो वो भी उसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था 1760 में, ठीक है। 1760 में एक युद्ध हुआ है दोनों के बीच में इंडिया में, इसी सेकेंड कार्नेटिक वॉर के अंतर्गत, और इसे हम बोलते हैं, इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ वांडीवोस या वांडीवोस का युद्ध। पौंडीचेरी के काफी निकट ये जगह आती है वांडीवोस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को ही कहा जाता है, या ये ही एक रिजल्टेड युद्ध था, एक देखा जाए तो एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का कंप्लीटली यहाँ से इंडिया से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। क्लियर, दिस दैट वाज द एंड ऑफ फ्रांस इन इंडिया, दैट वाज द एंड ऑफ फ्रांस इन इंडिया। इंडिया में फ्रांसीसियों का अंत है, कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवोस। हालांकि युद्ध में हार गए हैं, बट फिर भी अंग्रेजों ने इन्हें उन क्षेत्रों को सौंप दिया जहां पर ये पहले से थे, जैसे पांडिचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया, और ये युद्ध में हारे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो टेरिटरी है यहाँ पे ये रूल करते रहे, और वो 1954 तक चला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी हार हो गई है, और इसी के बाद से इंडिया में फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है वो खत्म हो गया, ठीक है। जहाँ पे रूल कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और ये चलता रहेगा इनका रूल, और अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ पर ही एक्सेप्ट किया है, इन पर्टिकुलर जगहों पर ही। अब यहाँ पे 1763 की बात करें, क्योंकि ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था ये 56 से 63 कंटिन्यू चला था,
बट एक इम्पैक्ट जो हुआ था, वो एक निर्णायक घटना जो हुई थी वो 60 में हुई थी, बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध में। यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, और आप सभी को पता है पेरिस कहां पर है, तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये पेरिस की संधि के साथ तीसरा युद्ध खत्म हो जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध भी खत्म हो जाता है ना। जो बैटल ऑफ 7 ईयर था, 7 ईयर जो वॉर था वो भी खत्म हो गया और पेरिस की संधि हो गई। तो दोनों के बीच में यूरोप में शांति बन गई, और यूरोप में शांति बन गई तो इंडिया में भी शांति बन गई, ठीक है, दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 18 नंबर पे जो हम पॉइंट बोलेंगे वो होगा आपका 1794, 1794। 1794 में क्या हुआ था, तो ये जो कंपनी थी इसे पूरी तरह से एंड कर दिया गया था, या इसे डिसबैंड कर दिया गया था, यानी इसे समाप्त कर दिया था। कौन सी कंपनी को, ये जो कंपनी यहाँ पे आई थी इंडिया में, जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि 50 ईयर की बात हुई थी, तो आप लोग देखें कि 1794 का टाइम चल रहा है, और ये कंपनी ही कब बनी थी, ये कंपनी बनी थी 1664 में। तो हो सकता है वापिस से उन्हें चार्टर मिला, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी को क्या किया, समाप्त कर दिया था, ठीक है, 1794। और फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट इवेंट की, तो यहाँ पे इवेंट का जो ईयर होगा वो हो जाएगा आपका 1951। डायरेक्टली हम आ जाएंगे आपकी 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। और आप सभी को मैंने बताया 1951 की घटना यह है कि चंद्रनगर को इन्होंने दे दिया है, किसे, इंडिया को। चंद्रनगर वॉज गिवन टू इंडिया, चंद्रनगर इंडिया को सौंप दिया, एक्सेशन नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से ट्रीटी के माध्यम से इंडिया को सौंप दिया गया। और फिर आखिरी इवेंट है 20 नंबर पे, 20वें नंबर का इवेंट 1954, पौंडीचेरी वॉज गिवन टू इंडिया। पौंडीचेरी भी इंडिया को सौंप दिया। पौंडीचेरी के साथ साथ माहे, कराईकल, यनम, ये तीनों जगह ही इंडिया को सौंप दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से फ्रांसीसी इंडिया से चले गए हैं 1954 में, शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, जैसा हमें पुर्तगालियों के साथ करना पड़ा 1761 में, कि उन्हें मार मार के भगाया गया था इंडिया से 1961 में। लेकिन यहाँ फ्रांसीसियों ने शांतिपूर्ण तरीके से फ्रेंडली व्यवहार रखते हुए इंडिया से ये चले गए थे, और ये जगह भी इंडिया में शामिल हो गई थी 1954 में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। चलिए तो अब बात करते हैं आगे की घटनाओं के बारे में। ये तो एक हमने टाइमलाइन पढ़ी है, ये सीक्वेंस में आप लोग इवेंट ध्यान रखिएगा। 64 में कंपनी बनी, 68 में सूरत आए, 69 में मछलीपट्टनम गए। 73 की बात करें तो 73 में भी इन्होंने क्या किया है कि अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। और 73 में कहा जाता है कि चंद्रनगर को इन्होंने अपनी क्या बना ली थी, चंद्रनगर में इन्होंने अपनी क्या कर ली थी, बस्तियां बसा ली थी, टाउनशिप बना ली थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 23 तो 1723 यनम हो गया, माहे हो गया, और फिर 1739 में कराईकल में इन्होंने अपनी क्या कर ली है, फैक्ट्री बना, सॉरी अपनी बस्तियां बसा ली है। यहाँ पे बात की जाए 40 में तो सक्सेशन वॉर शुरू हो गया ऑस्ट्रिया में। 42 में डुप्ले इंडिया में आ गया है गवर्नर बनकर, और फिर जो है इंपीरियलिस्टिक नेचर दिखाई देने लगा फ्रांसीसियों का। 46 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हो गया है। 48 में खत्म किया है उसे एक्सला-सापल की संधि, जो ये एक्सला-सापल यूरोप में आता है। फिर 48 के बाद अगर हम बात करें तो 49 में सेकंड कार्नेटिक वॉर हो जाता है, और सेकंड कार्नेटिक वॉर जो चलता है वो 55 तक चलता है। 55 में पौंडीचेरी की संधि से सेकंड कार्नेटिक वॉर समाप्त हो जाता है। ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था ना, इसका बेसिक टारगेट, अगर बेसिक कारण की बात की जाए तो उसके पीछे जो मेन कारण था सेकंड कार्नेटिक वॉर के पीछे, वो था कर्नाटक और हैदराबाद का सक्सेशन, है ना। कर्नाटक में कौन अगला उत्तराधिकारी होगा और हैदराबाद में कौन अगला उत्तराधिकारी होगा, इस मुद्दे पर ये दोनों भी आपस में लड़ पड़े। अब सक्सेसर तो लड़ेंगे ही, और उन्हें हेल्प करने वाले ये लोग भी आपस में लड़ेंगे। जैसे कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब थे। अनवरुद्दीन के सपोर्टर जो थे वो ब्रिटिशर से थे, और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे आपके फ्रांसीसी। उसी प्रकार हैदराबाद की बात करें तो चिनकलिज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग और उसका जो पोता था, यानी उसकी सिस्टर का, उसकी लड़की का पुत्र मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, या सक्सेसर को लेकर डिस्प्यूट हुआ। और नासिर जंग को हेल्प की अंग्रेजों ने, और मुजफ्फर जंग को हेल्प की है फ्रांसीसियों ने, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। और उसी के कारण ये सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ। फिर 55 में ही ट्रीटी हो गई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये सब शांति हो गई। लेकिन 55 में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया, और उसी का रिजल्ट हुआ कि इंडिया में इन लोगों के बीच में थर्ड कार्नेटिक वॉर शुरू हो गए। और तीसरा कार्नेटिक वॉर जब हुआ है तो उसी के बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना घटती 1760 में, निर्णायक साबित होती है, और यह होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, जो पांडिचेरी के काफी निकट है। वॉन्डिवोस के युद्ध में यहाँ पे हार हो जाती फ्रांसीसियों की, और इंडिया में लगभग एंड हो जाता है फ्रांसीसियों का। पर ये रूल करते रहते हैं, और रूल भी इनका खत्म हो जाता है। 1794 में ये कंपनी को हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। 63 में ट्रीटी ऑफ पेरिस ध्यान रखना, जिससे थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ।
1951 में ये लोग कहां पर कंट्रोल खत्म कर देते हैं, चंद्रनगर से, और 1954 में ये पांडिचेरी माहे कराईकल को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उनके बारे में बात करेंगे।